सभी को नमस्कार। त्यागी जी, आदरणीय ऋचा जी और सुमित्रा सिंह जी, है ना, सुमित्रा सिंह, लॉ, एमआईटी यूनिवर्सिटी लॉ में आप जो हैं फैकल्टी मेंबर हैं। तो सुबह के सत्र में हम लोगों ने ये बात की थी कि जो वैदिक जो परंपरा है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से उसका अस्तित्व रहा है। आज मैं इसी के संदर्भ में कुछ और भी बात करने चाहता हूँ। और तो मूल रूप से यदि हम वैदिक स्क्रिप्चर्स को देखते हैं या वैदिक परंपरा को देखते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि वैदिक परंपरा में दो मुख्य धाराएं हैं। एक धारा है जिसको हम कह रहे हैं श्रुति और दूसरा है स्मृति। और जिनको हम श्रुति कह रहे हैं उसमें हमारे वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, और इस प्रकार से जिसको हम लोग श्रुति साहित्य कहते हैं। इसके बाद श्रुति साहित्य के बाद हमारे पास स्मृति साहित्य हैं। और स्मृतियों की जो श्रेणी है इसमें वेदांग को रखा है, सूत्र को रखा है, स्मृति ग्रंथ हैं जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, आत्रेय, विष्णु आदि स्मृतियाँ हैं। मूल रूप से तो काफ़ी हैं, लेकिन 18 उसमें से काफ़ी प्रतिष्ठित हैं। फिर हमारे इतिहास ग्रंथ हैं जिनको हम लोग रामचरितमानस या रामायण या महाभारत बोल रहे हैं। और फिर पुराण हैं। पुराणों की संख्या भी 108 है, लेकिन उनमें से 18 पुराणों को काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है, जिसमें ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है। फिर नीति शास्त्र है। और नीति शास्त्र के साथ फिर हमारे पास दर्शन परंपराओं में षट दर्शन है, जिनको हम लोग न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में देखते हैं। और इन दर्शन परंपराओं को भी यदि हम विश्लेषित करते हैं तो इसमें से 3 दर्शन ऐसे हैं जो तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। एक दर्शन है जिसको हम लोग योग मीमांसा कह सकते हैं। और फिर जैमिनी आदियों का जो पूर्वी मीमांसा है जिसको धर्म मीमांसा भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वैदिक परंपरा में ज्ञान मीमांसा के रूप में उत्तर मीमांसा है। और ज्ञान मीमांसा जो है वो ब्रह्म सूत्रों के आधार पे है। और ब्रह्म सूत्रों के आधार पे हमारे 6 प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिन्होंने 6 प्रकार के दर्शन जो है वो उत्तर मीमांसा काल में, या 6 प्रकार के मत उन्होंने दिए हैं, जिनको हम लोग अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, इस तरीके से शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद, इस तरीके से 6 मतों को या 6 दर्शनों को हम लोग उत्तर मीमांसा काल में पहचानते हैं। और इसमें ज्ञान की मूल रूप से मीमांसा है। तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वेद के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमको वैदिक परंपरा को थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। वैदिक परंपरा में जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं इसमें मूल रूप से जितना भी विषय वस्तु है इसके 3 हिस्से बनाए गए। एक हिस्सा है जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है जिसको हम उपासना कह रहे हैं, और तीसरा हिस्सा है जिसको हम कर्म कह रहे हैं, या उसी को, कर्म को ही फिर विज्ञान के रूप में जो है कहा गया है। तो जिसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद मूल रूप से ज्ञान का जो है वेद है। और जो सामवेद है उसमें उपासनाएं हैं, और इन उपासनाओं का जो प्रयोजन है वो मोक्ष है, मुक्ति है। इस तरीके का मूल रूप से हमको वैदिक लिटरेचर में पढ़ने मिलता है। और तीसरा जो हिस्सा है जिसको हम लोग कर्म कह रहे हैं और विज्ञान कह रहे हैं, जिसमें यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। अथर्ववेद में मूल रूप से विज्ञान की बात आई है, और यजुर्वेद में कर्मों को डिफाइन किया है। और इसमें एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। ऐसे यजुर्वेद के कुछ हिस्से हैं। वैदिक ऋचाओं के बारे में कहते हैं कि उनकी संख्या जो है हजारों में है, लेकिन उनमें से जितनी भी ऋचाएँ प्राप्त हुई हैं उनको संकलित करने के बाद जो है, जिनको हम लोग आज के प्रकाशित वेद कह रहे हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं। तो मैंने इसमें मूल रूप से ये बात की कि एक हिस्सा है जिसको हम लोग ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान भी यदि देखें तो 2 प्रकार का ज्ञान होता है परंपरा में। एक ज्ञान होता है जिसको हम लोग इंद्रिय गोचर ज्ञान कहते हैं,
वर्तमान जो विज्ञान है वो इंद्रिय गोचर ज्ञान की बात करता है। और दूसरा जो जिसको ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान गोचर है। ज्ञान गोचर, ज्ञान गोचर का मतलब होता है कि जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति में हमको प्राप्त होता है। जैसे विश्वास जो है वो ज्ञान गोचर है। विश्वास नाम की कोई वस्तु है, न्याय नाम की वस्तु है, सत्य नाम की कोई वस्तु है, धर्म नाम की कोई वस्तु है। लेकिन वस्तु से मतलब कोई वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को हम लोग इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से संबंधित नहीं है। ये हमारे आँख कान नाक स्पर्श और जीवा आदि जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं उनकी पहुँच से परे है। तो इसलिए जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का मूल मतलब ये होता है कि जो हमारी अनुभूति में आता है। अनुभूति में आने का मतलब क्या है, तो यदि हम आधुनिक भाषा में यदि हम इसको कहें तो उसको हम लोग कॉग्निटिव कह सकते हैं, है ना। जैसा टेक्सोनॉमी है, अपना ब्लूम का टेक्सोनॉमी है, तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी में जितना भी विषय वस्तु है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉग्निटिव, दूसरा है बिहेवियरल और तीसरा है साइकोमोटर। जो साइकोमोटर है उसी को हम लोग जो है साइंस टेक्नोलॉजी की बेसिक टेक्सोनॉमी कहते हैं। अभी AICTE जो है वो ब्लूम के टेक्सोनॉमी को ही फॉलो करती है, और इसलिए हमारे देश में और दुनिया के ज़्यादातर देशों में ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है वो मानी जाती है। अब यदि ब्लूम की टेक्सोनॉमी को देखते हैं तो इसके भी 3 ही हिस्से हैं। पहला हिस्सा कॉग्निटिव है जिसका संबंध ज्ञान या संज्ञान के साथ है। दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बिहेवियरल है, उसका संबंध कर्म के साथ है या फिर विवेक के साथ है, क्योंकि हम लोग संबंधों में विवेक नाम की वस्तु को पहचानते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है जिसको साइकोमोटर कह रहे हैं उसका विज्ञान। तो इससे पता लगता है कि पूरी मानव जाति में विचार करने की जो परंपरा है वो इसी प्रकार से रही है, और ये 3 धाराएं जो है अविरल रूप से बहती रही हैं, जिसको हम लोग ज्ञान, विवेक और विज्ञान कह रहे हैं। जो विवेक जो शब्द है उसका संबंध जो है परिवार से होता है। परिवारों में यदि हम परिवार की परस्परता में, और समाज में, और समाज की परस्परता में, और राष्ट्र की परस्परता में न्याय के साथ संबंध को पहचान के न्याय के साथ निर्वाह करने की जो समझ है उसको विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब है संबंध में जीने की समझ होना, जिसको हम लोग विवेक कह रहे हैं। और इसी विवेक को हमारे जो मनु धर्म शास्त्र ने इसको एक तरीके से अधिकार के रूप में, कि जो परिवार में संबंध होते हैं उसमें पिता और बच्चे का क्या अधिकार है, पत्नी का क्या अधिकार है, उस रूप में मनु ने एक कोशिश जो है हम उत्तर वैदिक काल में जो है की थी, जिसको हम लोग अभी आचार संहिता के रूप में या मनु धर्म शास्त्र के रूप में पहचानते हैं। लेकिन मनु का जो धर्म शास्त्र है और जिसको हम लोग वैदिक परंपरा में धर्म कह रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। जो वैदिक परंपरा में जिसको धर्म कह रहे हैं उसको कह रहे हैं, उसका परिभाषा है धार्यते इति धर्मा, जो धारण किया जाता है। जैसे मानव का धर्म क्या होगा, तो मानव सुख को धारण किए हुए, इसलिए मानव का धर्म सुख है। जीव जंतुओं का धर्म क्या है कि जीव जंतुओं ने जीवत्व को धारण किया, इसलिए जीने की आशा ही उनका धर्म है। इसी प्रकार से जो प्राणावस्था की इकाइयाँ हैं जिनको पेड़ पौधे वनस्पति आदि कहते हैं, उनका धर्म क्या है, तो उनका धर्म पोषण है, पुष्टि धर्म उसको कहते हैं। और पदार्थावस्था की जो इकाइयाँ हैं उनका धर्म अस्तित्व है, क्योंकि प्रकृति शाश्वत है, उसका बना रहना, निरंतर बना रहना जो है उसके अस्तित्व धर्म को सिद्ध करता है। इसीलिए हमारी वैदिक परंपरा में जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है जिससे जिसका विलिगीकरण नहीं होता उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म की जो समझ है और जो मानव के स्वभाव की समझ है, जीव जंतुओं के स्वभाव की समझ है, प्राणावस्था की जो इकाई है उनके स्वभाव की समझ है, तो स्वभाव और धर्म की जो समझ है उसका संबंध जो है विवेक और ज्ञान के साथ होता है। धर्म को हम लोग ज्ञान का क्षेत्र कह रहे हैं और जिसको स्वभाव कहते हैं। जैसे मानव का स्वभाव क्या है, तो मानव का स्वभाव जो है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इस रूप में हमको देखने को मिलता है। अमानवीय स्वभाव क्या है, तो हीनता, दीनता और क्रूरता को अमानवीय स्वभाव कहते हैं, है ना। तो अमानवीय स्वभाव के आधार पे हम मानव का
कहते हैं कि ये मानव नहीं है, राक्षस है। यदि उसमें क्रूरता प्रधान है तो राक्षस है, यदि दीनता हीनता प्रधान है तो उसको पशु मानव कहते हैं। मानव का पहचान मानवत्व के साथ होता है, जिसमें धीरता वीरता उदारता हो उसको मानव कहते हैं। जिसमें धीरता वीरता उदारता दया हो और उसमें कृपा हो उसको देवता कहते हैं, देव मानव कहते हैं। और जिसमें धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा हो उसको हम लोग दिव्य मानव कहते हैं। तो वैदिक परंपरा जो है ज्ञान के साथ साथ एक विवेक की परंपरा को पहचानने का प्रयास करती रही है और इसी को आचार संहिताओं के माध्यम से ध्रुवीकृत करने का प्रयास जो है वो मनु धर्म शास्त्र में किया है। तो एक ये बात है। और तीसरी जो है जिसको हम लोग विज्ञान कह रहे हैं, तो मैं सुबह के सेशन में भी ये बता रहा था कि जिसको विज्ञान कह रहे हैं वस्तुतः वैदिक परंपरा में उसको विज्ञान नहीं बोला गया है। विज्ञान का मतलब होता है कि जिसमें हम उत्पादन करते हैं, जो अर्थशास्त्र है, जिसमें हम उत्पादन करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, इससे जो संबंधित है, जो जीने में सहायक जो नियम है, जीने में सहायक जो विधि प्रक्रिया है, उसको विज्ञान के रूप में पहचाना गया है। अभी हम लोग जिसको साइंस कह रहे हैं, वर्तमान में जिसको साइंस कह रहे हैं, यदि इसको समझने जाते हैं तो पता लगता है कि साइंस ने 100 साल में धरती को तबाह कर दिया। विज्ञान जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ असंतुलन को पैदा कर दिया। जैसे वायुमंडल में गया तो वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया, वायुमंडल में असंतुलन को पैदा कर दिया। जमीन के अंदर गया तो जमीन में जाके वाटर टेबल में असंतुलन पैदा कर दिया, टेक्टोनिक इम्बैलेंस कर दिया। ऊष्मा के क्षेत्र में काम किया तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई और जो एक प्रकार से ताप का असंतुलन है। इसी तरीके से जितने भी प्रकार के असंतुलन हो सकते हैं, जैसे मानव शरीर के अंग अवयवों का भी असंतुलन हो गया, सप्त धातुओं का असंतुलन हो गया और उसके कारण से कम उम्र में ही रोग हो जाते हैं। इम्यूनिटी जो है वो बहुत छोटी सी उम्र से ही इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, जबकि मानव जो है जन्म से ही स्वस्थ होता है। तो एक ऐसे विज्ञान को वैदिक परंपरा ने पहचाना था और ऐसा शास्त्रों में हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, खासकर जो जिनको इतिहास शास्त्र कह रहे हैं, रामायण और महाभारत हैं, और कुछ कुछ पुराणों में हमको इस प्रकार के यंत्रों का वर्णन मिलता है कि जिसमें रथ का उपयोग किया है या इस प्रकार के शस्त्रों का उपयोग किया गया है, जिनको इच्छा भेदी धनुर्विद्या आदि के रूप में हम लोग देखते हैं। और बहुत प्रकार के आधुनिक जो हमारे पास जो बम है, टेक्नोलॉजी है ना, इसकी एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, या और भी प्रकार के जो हमने अस्त्र शस्त्र विकसित किए हैं। तो महाभारत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि महाभारत के आचार्यों को उस प्रकार के संहारक शस्त्रों की या तो समझ रही होगी या समझ नहीं रही होगी, तो उनकी कल्पना में जरूर ऐसा रहा है कि इस तरीके के विध्वंसक अस्त्र शस्त्र जो है वो हो सकते हैं। तो वैदिक परंपरा जो है इसके पक्षधर नहीं रही, इसलिए वैदिक परंपरा में केवल उन विज्ञानों को बचाने का प्रयास किया गया, जैसे भाषा विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को, आयुर्वेद को, है ना, जो जिसका संबंध जीने के साथ है। जैसे कृषि विज्ञान को, है ना, उत्पादन से संबंधित जो प्रणालियां हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया, जिन प्रणालियों के साथ मानव इस पृथ्वी पर अनंत काल तक रह सकता है। तो ऐसी प्रणालियों को, ऐसे विज्ञान को, ऐसी विधि को, ऐसे नियमों को, ऐसी प्रक्रिया को वैदिक परंपरा ने संजोने का, संरक्षण करने का काम किया है। तो मैं मूल बात कह रहा था कि जो अभी वर्तमान में हम लोग विज्ञान परंपराओं में जिस प्रकार की शोध विधियां अपनाते हैं, वैदिक परंपरा उससे भिन्न प्रकार की शोध विधियों की बात करती है ना। जैसे हम लोग अभी क्या शोध विधि अपनाते हैं कि हम लोग विखंडन विधि के आधार पे परमाणु और परमाणु के पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल तक पहुंचने की बात करते हैं। और कुछ कुछ ऐसा भी लोग मानते हैं कि इसी विधि से ये धरती और ज़्यादा ठीक हो सकती है, मानव परंपरा इसमें जी सकती है। लेकिन हम विगत यदि 50-60 साल का विश्लेषण करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि विज्ञान किसी गलत दिशा में जा रहा है और उसकी जो दिशा है वो विध्वंस है, वो विनाश की है, वो प्राकृतिक या नैसर्गिक असंतुलन की है, वो प्रदूषण की है। तो उस दिशा से हमको उसको वैदिक परंपराओं की तरफ ले जाना है, जिसको हम कह रहे हैं कि विज्ञान को विवेक सम्मत बनाना पड़ेगा। हमको विज्ञान को ज्ञान और विवेक के साथ जोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि हम यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसके जो प्रियम्बल है, यहाँ पर लॉ की जो फैकल्टी मेंबर बैठी हुई हैं वो इस बात को समझती होंगी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन जो है वो न्याय की है, स्वतंत्रता की है ना, समानता, इक्वालिटी की है। और वो समानता, इक्वालिटी जो है वो भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती। जो न्याय जो है वो संबंधों में जो विवेक की समझ है, जिसको हम कहते हैं मूल्यों की समझ है, संबंध की स्वीकृति है, उसमें विश्वास है, सम्मान है, प्रेम है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा है, तभी संबंध है। तो ये जो मूल्यों की जो समझ है, उस समझ के साथ यदि विज्ञान चलता है तो मानव इस धरती पे अनंत काल तक जो है सुखी रह सकता है। और वो बहुत प्रकार के अपराध और शोषण कारी जो नीतियां हैं, जो व्यापार है, जो विज्ञान है, शिक्षा है, जो अपराध और शोषण के कार्य में लगी हुई शिक्षा है, उससे मुक्त हो सकता है। तो मेरे मतलब आज का जो वक्तव्य था उसमें मूल बात मैं यही कहना चाहता था कि हम लोग केवल इतना कहने से बात नहीं बनेगी कि हमारे वेदों में बहुत समृद्ध विज्ञान था, इससे कहने से कुछ होगा नहीं। हमारे वैदिक परंपरा में समृद्ध विज्ञान था, इसमें से कुछ ट्रेसेस जिसको हम कहें प्रछन्न रूप से आए हैं, जैसे सुश्रुत का जो शल्क चिकित्सा है, जो धन्वंतरी ने जो है, या पतंजलि ने जो कुछ काम किया है योगिक ट्रेडिशन में, या पाणिनि ने कुछ काम किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गणित पे काम किया है। आर्यभट्ट ने जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर काम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं वैदिक परंपरा ने, जिसने ये जो ज्ञान, विवेक और विज्ञान की परंपराओं को समृद्ध करने का काम किया है। और हम दुनिया में जो कुछ भी विकसित हुआ है विज्ञान, यदि हम इसके मूल में जाते हैं, इसके रूट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वैदिक परंपरा की जो ट्रेसेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो धारा हमारे देश में तो विलुप्त होती गई, लेकिन कहीं वो दूसरे रूप में विकसित हो गई, और जो दूसरे देशों में जो विकसित हुई उसमें कुछ गलत दिशा पकड़ ली, क्योंकि वहाँ पर विवेक की समझ जो है वो हमको देखने को नहीं मिलती है विज्ञान के क्षेत्र में। और उस गलत दिशा के कारण से ये धरती जो है विनाश की ओर जा रही है। ये धरती का जो वातावरण है, जो करोड़ों साल में जो वनस्पति संसार ने मिल के बनाया, वनस्पति संसार, जीव संसार के योगफल से जो भौतिक रासायनिक क्रिया इस पृथ्वी पर हो रही थी, उसके कारण से मानव के प्रगटन के लिए और मानव के इस धरती पर रहने के लिए एक वातावरण का निर्माण हुआ था। उस वातावरण को हम लोगों ने पिछले 60, 70, 80 साल में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और मैं अभी जब ऐसी कोई फिल्में देखता हूँ एनवायरनमेंट पे, जैसे बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रकार की एनवायरमेंटल साइंस ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सकता है, उन सबको एक साथ अप्लाई करने के बावजूद भी हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इस जगह पर हमारी, और इसीलिए स्टीफन हॉकिंस ये बोलते थे कि मानव जो है सभ्यता ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल और इस धरती पे सरवाइव करेगी। ऐसा उनको लगने लगा था कि कहीं ये मानव सभ्यता जो है, आप स्टीफन हॉकिंस जो है उनको उनके रेफरेंसेस को देख सकते हैं। उन्होंने इस बात को, कई बहुत सारे विद्वान लोग इस बात को कोट करते हैं, और भी कई नोबल लॉरिएट हैं जो इस बात को कोट करते हैं कि हम लोग जिस जगह पे आ गए हैं उसमें हमको लगता नहीं है कि यदि यही ट्रेंड बने रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, प्रदूषण के, या जो भी टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जा रही है, जैसे वर्चुअल रियलिटी का एक बड़ा जगत पैदा हुआ है ना, और वर्चुअल गेम्स आ गए हैं, लोग अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी जो है वो बना लेते हैं, और पूरी की पूरी नई पीढ़ी की जो कल्पनाशीलता है उसको वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता से काटकर उसको वर्चुअल जगत में जो है उसकी कल्पनाशीलता का नियोजन हो गया। तो उससे लगता है कि आदमी जीने से कट जाएगा, क्योंकि उसका जो जीना है, आदमी का जीना केवल स्वयं में नहीं होता है, आदमी का जीना परिवार में भी होता है, परिवार का जीना समाज में होता है, समाज का जीना राष्ट्र के साथ होता है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के साथ जीता है। पूरी मानव जाति इस पृथ्वी पे प्रकृति के साथ सह अस्तित्व पूर्वक जीती है। यदि हम इस सिद्धांत को समझेंगे ही नहीं तो फिर हम विनाश की ओर ही जाएंगे। और इसीलिए
हम जब वैदिक विज्ञान की बात करते हैं तो हमको इन रेफरेंसेस के साथ वैदिक विज्ञान को देखना चाहिए कि वैदिक विज्ञान ने इस परंपरा को हजारों साल तक अक्षुण्ण रखने का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया था। और उसका जो अनुसंधान है कोई 1000-2000 साल पहले, 1500 साल पहले से अवरुद्ध हो गया। और इसीलिए जो वैदिक विज्ञान था, वैदिक चिंतन था, वैदिक ज्ञान था, वैदिक विवेक था, या वैदिक जो शिक्षा थी, वैदिक परंपरा में जो शिक्षा थी, उसमें अनुसंधान रुक गया, रिसर्च रुक गई, शोध रुक गया। और उसके कारण से हमारा आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ पा रहा, हमारी जो एस्ट्रोनॉमी थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमने जो गणित को पहचाना था, गणित के सिद्धांतों को पहचाना, वो कहीं रुक गया जाके। तो इसलिए हमको एक बार फिर से उन जड़ों तक जाना पड़ेगा और उन धाराओं को जीवित करके उनको प्रवाहमान बनाना पड़ेगा। ऐसी संस्थाओं को हमको इस देश में पैदा करना पड़ेगा जो इस वैदिक विज्ञान परंपरा का संरक्षण करती हों और इसमें शोध की संभावनाओं को पैदा करती हों। एक ये बात मैंने सुबह के वक्तव्य में भी की थी। और दूसरी बात मैंने कहा था कि जो शोध करने की जो विधियाँ हैं वो वैदिक परंपरा में अलग प्रकार की हैं, और जिनको हम लोग समाधि या संयम या कुछ तांत्रिक ट्रेडिशंस में, या जो ध्यान की जो बहुत सारी परंपराएं हैं, उनमें शोध करने की जो विधियाँ हैं उनका विश्लेषण करने के बाद उनको विकसित किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान भैरव तंत्र को जानने वाले जो लोग होते थे वो परमाणु के अंदर देख सकते थे। जैसे कणाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कणाद ने परमाणु, जो जिसको आज हम परमाणु कह रहे हैं, उसको कणाद ने कोई हजारों साल पहले पहचान लिया था। कणाद ने परमाणु के पार्टिकल को भी पहचान लिया था। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना होते हुए भी हमारे पास वेल इक्विप्ड जो है लेबोरेटरी नहीं होती थी, फिर भी हम किसी ध्यान की विधि से हम उन परमाणु का अध्ययन कर सकते थे, उसके रासायनिक क्रियाकलाप का अध्ययन कर सकते थे, रासायनिक क्रियाकलाप के कारण जो परिणाम परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन कर सकते थे। उनके आधार पे जो सकारात्मकता है जिससे मानव का स्वास्थ्य ठीक होता है, प्रकृति का वातावरण और समृद्ध हो सकता है, ऐसी चीज़ों को वैदिक परंपरा ने पहचाना था, जिनके संरक्षण की आज आवश्यकता है। मुझे लग रहा है त्यागी जी लगभग 20 मिनट हो गया है, 22 मिनट लगभग हो गया है, तो आप बताइए। मुझे लगता है कि बिल्कुल संभावनाएं थी, और हमारी परंपरा में जैसा हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था। नालंदा में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, लाखों किताबें हुआ करती थी, लेकिन आक्रांताओं ने पता नहीं किस द्वेषवश, या जिसको हम लोग सांप्रदायिक चेतना कहते हैं, उस सांप्रदायिक विद्वेष के कारण से इस सब परंपराओं को ध्वस्त कर दिया, और उसने शायद मानव के अनुसंधान की दिशा को भी क्षतिग्रस्त किया है। आज भी जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में है, आपको पता होगा। लेकिन ठीक है, वो पाकिस्तान तो अभी बना है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तक्षशिला को तो नष्ट हुए काफ़ी साल हो गए, हजारों साल होने को आ रहे हैं। नालंदा को भी नष्ट किए 1000 साल के आसपास, या 700-800 साल हो रहे हैं। ऐसा मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन मुगल काल में जो है उनको ख़त्म किया गया था, है नालंदा को ख़त्म कर दिया था।
तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे कुछ ऐसे शोध केंद्र बनाना चाहिए, जैसे नासा काम करता है ना, तो इस तरीके से जो भारतीय ट्रेडिशंस का जो रिसर्च है, इसको संरक्षित करने के लिए एक बड़े स्केल पर जो है शोध की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या जो अपना अभी तो उसका नाम बदल दिया है ना, जिसको MHRD बोलते थे, या और भी कोई अलग से निकाय भी बनाया जा सकता है, और वो जो निकाय है या आयोग बनाया जा सकता है जो इस प्रकार की रिसर्च को, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करने के काम में लग सकता है। मैं हाँ जी, बोलिए। जी जी। तो पहले तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। हिग्स का इंटरव्यू आया था जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो हिग्स ने कहा था कि हमने कोई गॉड पार्टिकल नहीं खोजा है, लेकिन जो पॉपुलर साइंस होती है उन्होंने इस तरीके से उसको प्रचारित कर दिया था। एक ये बात है। दूसरी बात है कि जो भी प्रयोग हो रहा था उस प्रयोग से विध्वंस की संभावनाएं ज़्यादा थी, उससे कोई सृजन की संभावनाएं नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि बिग बैंग जो है उसको हम प्रूफ करेंगे उसके माध्यम से, लेकिन वही वैज्ञानिक साइंटिफिक कम्युनिटी जो है इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि कहीं ये रिवर्स एक्शन हो गया तो शायद वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। जैसे एटॉमिक रिएक्टर हम लोग बनाते हैं ना, और उसमें हम विखंडन विधि का उपयोग करते हैं, तो यदि विखंडन विधि नियंत्रित नहीं होती, अनियंत्रित हो जाती है, तो आप समझते ही हैं कि कितना विध्वंस जो है वो होता है। जैसे हम परमाणु परीक्षण करते हैं, उसको यदि नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उससे रेडियो एक्टिविटी बढ़ती है, और रेडियो एक्टिविटी इस पूरी मानव जाति को और इसके सारे ऑर्डर को जो है नष्ट कर सकती है। तो एक ये बात है कि हमको जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा जो वैदिक साइंस है, वो सह अस्तित्व विधि से अध्ययन करता है। जैसे आदमी का होना पेड़ पौधों के होने के ऊपर निर्भर करता है। पेड़ पौधों का होना जो है वो जीव संसार के होने पे और पेड़ पौधों के होने से मानव का होना जो है निर्भर करता है। यदि इस धरती से जीव संसार को खत्म कर दीजिए, मानव अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि पेड़ पौधे खत्म कर दीजिए, जीव संसार खत्म हो जाएगा। पानी को खत्म कर दीजिए, यदि पानी ना हो तो पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो जिसको जीवन कह रहे हैं वो सह अस्तित्व में है ना। भौतिक रासायनिक क्रिया के कारण से प्राण कोशाओं का क्रिया है। प्राण कोशा और भौतिक रासायनिक क्रिया के योगफल में वनस्पति संसार का क्रिया है। इन तीनों के योगफल में जिसको हम कह रहे हैं शरीर रचनाओं की क्रिया है, जिसमें मानव शरीर जो है सबसे समृद्ध रचना के रूप में है। तो यदि हम सहअस्तित्व विधि से मानव का अध्ययन करते हैं, इसलिए मानव का होना केवल मानव के होने के रूप में नहीं है। मानव का होना जो है धरती के वातावरण से भी जुड़ा हुआ है। यदि ग्लोबल वार्मिंग 2-3% और बढ़ जाती है तो इस धरती से मानव जाति समाप्त हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि धरती का जो ऊष्मा का संतुलन है, दाब का संतुलन है, खनिजों का भी जो संतुलन है, उस सब के संतुलन में ही मानव शरीर होता है। जैसे हमारे शरीर में यदि कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या साल्ट का, शुगर का असंतुलन होता है तो शरीर सरवाइव नहीं करता, शरीर नष्ट होने लगता है। तो इसलिए हमारी वैदिक परंपरा में संतुलन को पहचाना था। जैसे आयुर्वेद भी जो है कहता है कि कफ पित्त वात
और सप्त धातुओं के संतुलन को जो है वो स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करता है। तो सप्त धातु का संतुलन, कफ पित्त वात का संतुलन, शरीर में अग्नि का संतुलन, है ना, शरीर के अंदर अंग अवयवों का संतुलन, और इसी तरीके से मानव का शेष प्रकृति के साथ जो संतुलन है, यानी जीव संसार के साथ और वनस्पति संसार के साथ और भौतिक रासायनिक संसार के साथ, जैसे ऊष्मा का संतुलन है, वायुमंडल में जो दबाव का संतुलन है, इस संतुलन में ही मानव का होना होता है। वैसे भी यदि हम देखें तो ये जो अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी जो है संतुलन के रूप में ही है। इस सौर्य मंडल में जो पृथ्वी है वो सूर्य के साथ संतुलन की स्थिति में है। यदि ये संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो इस धरती पर तबाही आ सकती है। जैसे हमारी पृथ्वी में जो भी वातावरण है उसमें ध्रुवीय संतुलनों का बड़ा योगदान है, क्योंकि जो चुंबक की धाराएं हैं, चुंबकीय धाराएं हैं, वो ध्रुवीय संतुलन के कारण से हैं। और लोग ऐसा, वैज्ञानिक कम्युनिटी ये कह रही है कि यदि ध्रुव में से बर्फ पिघल जाती, ध्रुवों में जो आइस कैप है, यदि ये आइस कैप मेल्ट होके उसका पानी समुद्र में आता है तो एक समुद्र का जल स्तर बढ़ना तो एक छोटी सी घटना है, लेकिन यदि चुंबकीय धारा का असंतुलन हो गया तो ये धरती जो है धूल के बादल में बदल सकती है, विखंडित हो सकती है, इसके अंदर जो गठन है वो विघटन हो सकता है। तो इसलिए संतुलन का जो विज्ञान है, जिसको हम लोग सह अस्तित्ववादी विज्ञान कहते हैं, जिस पे श्रद्धेय नागराज जी ने काफ़ी काम किया है। श्रद्धेय नागराज जी एक वेद मूर्ति परिवार के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अमरकंटक में समाधि संयम विधि से साधना की और उसके बाद उन्होंने मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को प्रतिपादित किया और उस सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से एक सह अस्तित्ववादी विज्ञान को प्रतिपादित किया है। और वो कहते हैं कि वैदिक परंपरा में ये था, धीरे धीरे जो है ये विलुप्त हो गया, और उसके विलुप्त होने में शायद जो संप्रदाय चेतना रही, जो धार्मिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट रहा, जो धर्म संप्रदायों के बीच में जो विद्वेष रहा, लड़ाई झगड़े हिंसा होते रहे, आक्रांताएं आते रहे, उसके कारण से हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो विध्वंस हो गई हैं, परिवार परंपराएं टूट गई हैं। अभी पूरी दुनिया में जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर चिंतित रहते हैं, इकोनॉमी वगैरह को लेकर, है ना, लेकिन दुनिया में लोग कह रहे हैं कि परिवार का टूटना और लोनलीनेस का होना, अकेलेपन का होना अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या है। यानी वहाँ ये समस्या नहीं है आर्थिक समस्याएं कोई हो, किसी दूसरे देश के हमले की हो, लेकिन ये जो परिवार नाम की संस्था को वैदिक परंपरा ने एनरिच किया था, वो परिवार नाम की संस्था टूट गई। अमेरिका में सिंगल पेरेंट सोसाइटी जो है 50% के आसपास हो गई है, डाइवोर्स का रेट जो है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में यदि परिवार नहीं रहेगा तो आदमी अकेला हो जाएगा, जैसा हम लोग देख रहे हैं यूरोप अमेरिका में। तो ये जो परिवार का जो गठन था, इस गठन को बनाए रखने का काम वैदिक परंपरा में हुआ है। कुछ कुछ उन्हीं परंपराओं से बाकी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उसमें फैमिली की समझ जो है वो गई है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों को साथ साथ देखना पड़ेगा, विज्ञान को, विवेक को और ज्ञान को। तो जैसे आपने जो पूछा कि ज्ञान को कैसे पहचानते, तो मानव का जो प्रकटन इस धरती पे हुआ है वो केवल इंद्रिय गोचर ज्ञान के लिए नहीं है। मानव का जो प्रकटन है वो ज्ञान गोचर विधियों से जो वास्तविकताएं हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो न्याय होता है, जिसको हम लोग परस्परता में विश्वास कहते हैं, तो विश्वास को हम लोग आंखों से थोड़ी पहचान सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जिह्वा से नहीं पहचान सकते, ना विश्वास को छू के देखा जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। इंद्रिय से परे जो वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं को समझने की एक विधि थी हमारे यहाँ, जिनको हम लोग कह रहे हैं ज्ञान गोचर विधियाँ थी। ध्यान की विधियों से हम लोग जो है उन वास्तविकताओं को पहचानते थे, और उन्हीं वास्तविकताओं के आधार पे जो ये संतुलन का जो विज्ञान है, जैसे परिवार रूपी गठन है, समाज रूपी जो गठन है, राष्ट्र रूपी जो गठन है, इन सब गठन के सिद्धांतों को हमने उसी से निकाला था। अभी जैसे हम लोग जिसको नियम न्याय बोलते हैं, नियम कहते हैं, तो नियम कोई भौतिक वस्तु नहीं होती है। नियम जो है ज्ञान गोचर विधि से पहचानने में आता है, चाहे वो कोई भी नियम हो, भौतिक नियम हो, सामाजिक नियम हो, बौद्धिक नियम हो, वो ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर विधि से पहचानने में नहीं आता। तो मैंने शायद आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है, और मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी विस्तार से बात करना पड़ेगी। फिर कभी अवसर मिलेगा तो और बात करेंगे।
आपके और भी वक्ता लोग हैं, मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ थोड़ी देर। चर्चा करी हमारी वैदिक परंपरा पर, वैदिक दर्शन पर, वैदिक साहित्य पर, और मुख्यतः उन्होंने जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, हमारे वेदांत हैं, हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जो नीति शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उनमें जो बातें वैदिक विज्ञान से जुड़ी हैं, उन पर उन्होंने पूरा प्रकाश डाला। और मुझे नहीं लगता कि